गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कस कर रहे हैं और जो एग्ज़ाम में है इसका कंटिन्यूस का क्वेश्चन भी आपके आता है। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है थ्योरी ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज, यानी कि विनिमय दर के सिद्धांत। देखिए, ये सिद्धांत का मतलब हो गया कि आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, विदेशी विनिमय दर, वो कैसे निर्धारित होती हैं। तो टाइम टू टाइम ये सिद्धांत जो है वो चेंज होते रहे, यानी कि पहले कौन सा सिद्धांत था, उसके बाद दूसरा सिद्धांत और उसके बाद में और कौन सा सिद्धांत आया। तो अलग अलग सिद्धांत या हम कह सकते हैं थ्योरी के बेस पे हमारी एक्सचेंज रेट निर्धारित होती है। एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है कि आप एक्सप्लेन करें थ्योरीज ऑफ एक्सचेंज रेट का, या फिर क्वेश्चन आता है डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज इन डिफरेंट मॉनेटरी सिस्टम, यानी विभिन्न मुद्रा प्रणालियों में विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है। तो देखिए, अलग अलग इसके लिए थ्योरी है, तो उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट आपकी थ्योरी है मिंट पैरिटी थ्योरी, यानी टकसाली समता सिद्धांत। दूसरा आपका है परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, यानी क्रय शक्ति समता सिद्धांत। और तीसरा हमारा सिद्धांत है बैलेंस पेमेंट थ्योरी, या जिसे हम डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी और हिंदी में क्या कह सकते हैं, भुगतान संतुलन और मांग और पूर्ति का सिद्धांत। तो यानी कि हम लोग जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है उसका निर्धारण 3 सिद्धांत के आधार पर करते हैं। तो सबसे पहला जो हम बात कर रहे हैं मिंट पैरिटी थ्योरी, यानी कि सबसे पहला सिद्धांत कौन सा आया होगा, टकसाली समता सिद्धांत। देखिए, नाम से ही बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि टकसाली समता, यानी कि हम किसी न किसी मेटलिक की बात कर रहे हैं, धातु की बात कर रहे हैं, राइट। तो ये जो सिद्धांत है ये पूरा का पूरा जब दोनों ही कंट्रीज़ या जब दोनों कंट्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही है तो वहाँ पे उन दोनों की करेंसी का जो कह सकते हैं मेज़र है या माप है वो गोल्ड के स्टैंडर्ड पर किया जाता है, यानी कि जो सोना होता है उसके प्रमाप पे निर्धारित करते हैं। इसीलिए इसे मिंट पैरिटी थ्योरी या टकसाली समता सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन है, निर्धारण है, वो किसके बेस पे किया जा रहा है, गोल्ड स्टैंडर्ड के बेस पे किया जाएगा, राइट। सेकंड जो थ्योरी है वो है परचेजिंग पावर थ्योरी। जब आप देखते हैं कि गोल्ड जो है, जब उस गोल्ड मेटेलिक की जब शॉर्टेज होने लग गई, यानी कि जो स्वर्ण है या सोना है उसकी कमी होने लग गई, तो उसको हमने क्या किया, ड्रॉप किया, उसको छोड़ दिया। और उसके बाद में हमने एक नई थ्योरी को देखा, वो था परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी कि आपके देश में आप किसी वस्तु को परचेज करते हैं तो कितनी करेंसी में आप परचेज कर पा रहे हैं। तो उसी तरह से हम कह सकते हैं कि 2 मुद्राओं के मध्य, यानी कि 2 अलग अलग देश के मुद्राओं के मध्य विनिमय दर निर्धारित होती है। और इसका जो मेन है वो किस पे डिपेंड होती है, इंटरनल, जो आपका आंतरिक क्रय शक्ति होती है कि आप अपने देश में कितना परचेज कर पा रहे हैं उसके बेस पे। तो ये होगी आपकी थ्योरी परचेजिंग पावर। नाम से ही पता चल रहा है कि हम कमोडिटीज़ या वस्तुओं को परचेज करने के लिए कितना पे कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग होगी। और जो बात करते हैं डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी, जिसे हमने प्रीवियस वीडियो में इंट्रो पार्ट में हमने इसे थोड़ा देखा भी था कि डिमांड और सप्लाई किस बेस पे, क्योंकि ये प्रेजेंट टाइम में अभी जो एक्सचेंज रेट है डिटर्मिनेशन वो डिमांड एंड सप्लाई बेस पे होती है। तो आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे आपका मिंट पैरिटी थ्योरी के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं मिंट पैरिटी थ्योरी। देखिए, मिंट पैरिटी थ्योरी क्या होती है, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में। द रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन 2 करेंसी दैट वर ऑन द गोल्ड स्टैंडर्ड, यानी कि जो विनिमय दर होती है वो 2 करेंसी यानी 2 मुद्राओं के स्वर्ण प्रमाप किसके बेस पर करती हैं, स्वर्ण प्रमाप, यानी कि गोल्ड स्टैंडर्ड पे, या स्वर्ण हम कह सकते हैं कि प्रमाप कह सकते हैं, या इसका जो स्वर्ण मान कह सकते हैं, इसे हम स्वर्ण मान भी कह सकते हैं, ठीक है। इस पे आधारित होती हैं, यानी 2 देशों में जो गोल्ड स्टैंडर्ड होगा उस बेस पे ये विनिमय दर निर्धारित होगी। द रेट वाज देन डिटरमाइंड बाय द गोल्ड कंटेंट ऑफ द बेस कॉइन, यानी कि इस दर का जो निर्धारण है वो इस बेस पे होता है कि आपके कॉइन में कितना गोल्ड है, कंटेंट के रूप में कितना गोल्ड आ सकता है आपकी कॉइन में, उसके बेस पे निर्धारण होगा, राइट।
एक देश की, अगर हम और आगे कंसेप्ट की बात करें तो एक देश की मुद्रा की सोना खरीदने की शक्ति, यानी कि एक देश है, अगर हम भारत की बात करें तो भारत की करेंसी में कितना पावर है सोना खरीदने का, गोल्ड परचेज का कितना पावर है। और वही बात हम कर रहे हैं दूसरे देश की, यानी कि हम सपोज दैट यूएसए की बात करते हैं कि यूएसए की करेंसी में सोना खरीदने की शक्ति के बराबर होती है। यानी कि हमने भारत को लिया और यहाँ पे यूएसए को लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भारत का जो करेंसी होगा रुपए, उसमें कितना सोना परचेज हो सकता है और यूएसए में कितना करेंसी में सोना परचेज हो सकता है। फिर इसे हम क्या करते हैं, बराबर करते हैं और वही हमारी एक्सचेंज रेट या मिंट पार एक्सचेंज रेट कहलाती है, राइट। इसे आगे देखते हैं हम लोग। इसके लिए हमने एक डेफिनेशन देखी है प्रोफेसर थॉमस की। तो प्रोफेसर थॉमस क्या कहना चाहते हैं, the mint par capacity rate is the rate expressed by the statutory metallic equilibrium of the standard monetary units of nation based on the same mental value। यानी कि क्या कहना चाहते हैं प्रोफेसर थॉमस कि टकसाली समता दर वह अनुपात है या यह बताती है कि एक ही धातुमान पर आधारित राष्ट्रीयों की, एक ही धातुमान यानी कौन सा हम मेटेलिक यूज कर रहे हैं, गोल्ड, एक ही धातु कौन सा हो गया, मेटेलिक गोल्ड आपका सोना, पर आधारित राष्ट्रीयों की प्रमाणिक मौद्रिक इकाइयों के वैधानिक धातु साम्य से व्यक्त होता है। यानी कि जो थॉमस थे वो ये कहना चाहते थे कि भाई मिंट पार जो एक्सचेंज रेट है वो हमें एक रेशियो बताती है, एक अनुपात बताती है कि आप जो करेंसी आपस में एक्सचेंज करेंगे, आप जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो उस करेंसी में कितना मेटेलिक सोना है आपका, और वो आपके बिल्कुल वैधानिक तौर पर क्या होना चाहिए, सिद्ध होना चाहिए, मतलब लीगल होना चाहिए पूरा। तो ये प्रोफेसर थॉमस की डेफिनेशन थी। तो देखिए हम लोगों ने इसका कंसेप्ट देखा, फिर हमने प्रोफेसर थॉमस की क्या देखी है, डेफिनेशन भी देखी है। तो देखिए इसका ओवरऑल अगर हम बात करें कि मिंट पार थ्योरी होती क्या है, तो देखिए मिंट पार थ्योरी का मतलब हो गया जब दो देशों में स्वर्ण मान रहता है यानी गोल्ड स्टैंडर्ड रहता है तो वहाँ पर गोल्ड के आयात और निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं रहता। यानी जब तक करेंसी का वैल्यू भी हम गोल्ड से कर रहे हैं, सोने से कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम इजी वे से क्या कर सकते हैं, गोल्ड का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शंस या कोई प्रतिबंध नहीं होता है। उन देशों की मुद्राओं की विनिमय दर उनके प्रमाणिक सिक्कों को सोना खरीदने की शक्ति के अनुसार या उसमें पाए जाने वाले शुद्ध सोने की, गोल्ड की क्वांटिटी के आधार पर निश्चित की जाती है। यानी कि आपकी करेंसी में आप कितना गोल्ड परचेज कर सकते हो। जैसे मैं कहूँ कि मैं इंडिया के 1 रुपीज़ में 1 ग्राम सोना परचेज कर सकते हैं, तो ये हम क्या किससे का अपनी करेंसी का वैल्यू कर रहे हैं, गोल्ड से, ठीक है। तो 1 रुपये में आपका कितना ग्राम आ रहा है, 1 ग्राम आ रहा है। यानी 1 रुपये में आपका कितनी वैल्यू बता रहा है, 1 ग्राम की वैल्यू बता रहा है, राइट। तो उसी के बेस पे ये रेट डिटरमाइन होती है। इस प्रकार जो कह सकते हैं स्वर्ण क्रय शक्ति की समानता द्वारा विनिमय दर का निर्धारण होता है और इसी ही मिंट पार एक्सचेंज रेट कहते हैं, राइट। सोना यानी कि खरीदने की शक्ति आपकी करेंसी में कितना है, राइट। तो ये आपका इसका कंसेप्ट था। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसके लिए। तो उसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए हमने एग्जाम्पल लिया है आपका गोल्ड वैल्यू सिस्टम्स। किसका लिया है, गोल्ड का ही लिया है, क्योंकि हम लोग कौन सी थ्योरी देख रहे हैं, मिंट पार थ्योरी। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए लिया हमने गोल्ड वैल्यू सिस्टम इज़ प्रिविलेंट इन अमेरिका एंड इंडिया। यानी कि दोनों ही देशों में क्या चल रही है, स्वर्णमान प्रणाली है। देखिए ध्यान रखिएगा, इस मिंट पार थ्योरी का एक मेन जो रूल्स है वो ये है कि जब भी आप कि 2 देशों की बात कर रहे हैं और वहाँ आप मिंट पार थ्योरी यानी टकसाल समता सिद्धांत का उपयोग करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपकी दोनों देशों में वो एक ही मेटेलिक यूज़ होना चाहिए। यानी कि सोने का अगर आप कह रहे हैं तो दोनों देशों में करेंसी का मेजरमेंट या
क्या रहेगा, स्टैंडर्ड गोल्ड रहेगा। तो दोनों देशों में क्या होना चाहिए, प्रचलित मेटलिक गोल्ड होना चाहिए, ये एक कंपल्सरी इसका नियम होता है। तो देखिए हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया है, गोल्ड वैल्यू सिस्टम इज़ प्रिविलेंट इन अमेरिका एंड इंडिया, यानी कि दो देशों की बात कर रहे हैं, कौन से दो देशों की, अमेरिका और भारत, और उसमें स्वर्णमान प्रणाली प्रचलित है। कौन सी प्रणाली है, स्वर्णमान प्रणाली, सिस्टम यानी प्रणाली प्रचलित है। बात करते हैं कि $1 यानी कि अमेरिकन डॉलर में कितना ग्राम सोना है, 4, कितना है, 4 ग्राम सोना है। जबकि इंडिया में ₹1 में, इंडियन रुपी में 2 ग्राम सोना है। तो देखिए आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा कि अमेरिका का अगर $1 में 4 ग्राम सोना है और इंडिया का ₹1 में कितना है, 2 ग्राम, तो पावर किसका ज़्यादा है, अमेरिका का। क्यों, क्योंकि उसके $1 में कितना ग्राम है, 4 ग्राम, जबकि इंडिया में कितना है, ₹1 में 2 ग्राम। ठीक है, अमेरिका का $1 भारत के ₹2 के बराबर होगा। कैसे हुआ, क्योंकि देखिए अमेरिका के $1 में 4 ग्राम आ रहा है, ठीक है, और जबकि इंडिया के ₹1 में कितना आ रहा है, 2 ग्राम। जब हम इन दोनों को इक्वल करेंगे तो यानी कि $1 में कितना रुपए आएगा, यहाँ पे 4 ग्राम हमें करना होगा, तो इसके लिए कितने रुपए लिखने होंगे, हमें ₹2 लिखने होंगे। ठीक है, तो ₹2 यानी $1 इज इक्वल टू ₹2। तो ये हमने इक्वल किया, और इस इक्वल को किस बेस पे किया था, गोल्ड के बेस पे किया था, कि एक करेंसी में कितना गोल्ड परचेज हो रहा है, दूसरी करेंसी में कितना हो रहा है। तो ये जो मेजरमेंट हमने बराबर की इस रेट को, ये जो रेट को इक्वल करना कहलाता है, वो किस बेस पे किया, गोल्ड के बेस पे किया। दैट्स कॉल्ड टू अ मिंट पार थ्योरी या मिंट पार एक्सचेंज रेट, राइट। तो अमेरिका के $1 भारत के ₹2 के बराबर है। अमेरिकन $1 इज इक्वल टू इंडियन ₹2। आर यू क्लियर, राइट। तो देखिए क्या कह रहे हैं, यूएसए का $1 विल बी इक्वल टू इंडियंस ₹2, यानी कि जो अमेरिका है उसका ₹1 भारत के ₹2 के बराबर होगा। तो ये इसका एग्जाम्पल और उसका ये जो रिज़ल्ट है वो रहेगा। तो ये एग्जाम्पल हमने देख लिया कि दो देशों में कौन सी थी, अमेरिका और भारत में जो सोने की कह सकते हैं स्वर्णमान प्रणाली लागू थी, यानी कि दोनों ही देश अपनी करेंसी का मेजरमेंट गोल्ड के बेस पे कर रहे थे। यहाँ पे गोल्ड होगा, ऐसा नहीं है कि अमेरिका में गोल्ड और यहाँ इंडिया में सिल्वर है, तो हम लोग कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे और ना एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन होगा। दोनों देशों में मेटलिक क्या होना चाहिए, गोल्ड होना जरूरी होगा, राइट। उसके बाद बात करते हैं, दिस इज़ द एक्सचेंज रेट ऑफ बोथ कंट्रीज एंड पेमेंट बिटवीन दिस टू कंट्रीज विल कंटिन्यू टू बी एट द सेम रेट। सिंपल सी बात है कि जब आप एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन आपने बराबर कर दिया है, किसके बराबर किया है आपने, डॉलर को रुपए के बराबर किया है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट ये आएगा, यदि दोनों देशों की विनिमय दर हमने बराबर कर दी है तो इन दोनों देशों के बीच भुगतान इसी दर पर या इसी रेट पर होते रहेंगे, जो भी फ्यूचर में होगा वो इसी बेस पे होगा। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने इसको इक्वल कर दिया है, राइट। बात करते हैं हम लोग मिंट पैरिटी एक्सचेंज रेट का एक फॉर्मूले की, कि मिंट पैरिटी एक्सचेंज रेट का कह सकते हैं फॉर्मूला या इसकी बेसिक जो नियम है वो क्या है। तो उसके लिए मैंने एक आपका एग्जाम्पल लिया है और एक फार्मूला। तो देखिए, मिंट पैरिटी ऑफ एक्सचेंज रेट ऑफ ए, यानी कि ए एक कंट्री के लिए हमने डिनोट किया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर मुझे एक्सचेंज रेट, अगर मैं दो कंट्री लूँ ए और बी, राइट, तो मैं अगर ए और बी दो कंट्री लूँ और अगर मुझे ए कंट्री का एक्सचेंज रेट निकालना है इस कंट्री का, तो मैं क्या करूँगी, गोल्ड कंटेंट पर यूनिट ऑफ करेंसी ए, यानी कि ए में कितना गोल्ड आ रहा है, राइट, और गोल्ड कंटेंट पर यूनिट ऑफ करेंसी पी, यानी पी में कितना आ रहा है, तो उसके बराबर हम क्या कर सकते हैं, अपनी इस करेंसी को कर सकते हैं कि ए में कितना आ रहा है, ठीक है, और आपका बी में कितना आ रहा है, तो उसके बराबर हम क्या कर सकते हैं, ए की हम मिंट पार एक्सचेंज रेट निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं आगे। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है और इसका कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल एग्जाम्पल है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी प्रथम विश्व युद्ध जब था तो पहले ब्रिटेन में एक पाउंड में, यानी एक पाउंड में कितना गोल्ड आता था, 112.0016 यानी ग्रेन मात्रा स्वर्ण की थी। यानी ब्रिटेन में एक पाउंड, ब्रिटेन में कौन सी करेंसी चलती है, पाउंड, ठीक है। तो ब्रिटेन के एक पाउंड में कितना गोल्ड आ रहा था, हम बात कर रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध की
फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय का ये एक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल है। ठीक है, तो देखिए एक पाउंड में कितना था 112, ठीक है 112.0016 ग्रेन मात्रा स्वर्ण की थी, राइट। और अमेरिका की बात करते हैं, उस समय अमेरिका में $1 में कितना था 23.220 ग्रेन मात्रा गोल्ड की थी या स्वर्ण की थी। तो अगर हम इस फॉर्मूले को जो हमने ऊपर लिखा है इस फॉर्मूले से अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए क्या होगा, ए कंट्री को हमने ब्रिटेन माना है, तो ब्रिटेन का क्या लिखा हमने 112.006 ग्राम सोना, यानी कि एक ब्रिटेन के पाउंड में कितना सोना आता है 112.0016 ग्राम सोना आता है। जबकि अमेरिका में कितना आता है, अमेरिका को हमने क्या माना है बी माना है, ठीक है। तो बी में कितना आ रहा है 23.220, तो यानी कि 23.220, तो ये ग्राम सोना किस में आता है अमेरिका के डॉलर में। हमने इसको डिवाइड किया तो हमारी वैल्यू निकल गई किसकी, पाउंड की। कौन है, किसको माना है हमने ए ब्रिटेन को। तो एक पाउंड बराबर कितना होगा आपका डॉलर 4.8665 डॉलर होगा, यानी कि एक पाउंड में कितना डॉलर आएगा 4.8665, राइट। तो एक पाउंड की एक्सचेंज रेट किसके बराबर है 4.8665 डॉलर के द्वारा निर्धारित होगी। तो अभी हमने दो एग्जाम्पल लिए। फर्स्ट एग्जाम्पल इट्स अ वेरी नॉर्मल एग्जाम्पल, जो एक हमने सिर्फ अपने समझने के अकॉर्डिंग लिया कि कैसे हम मेज़रमेंट करते हैं गोल्ड का, और हमने इसको अमेरिका के $1 को भारत के ₹2 के बराबर किया। भारत का ₹2 क्यों ज़्यादा लग रहा है, ₹1 क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या है, यहाँ पे वैल्यू भारत के रुपए में सोने की मात्रा क्या है कम है, यानी 2 ग्राम ही है, ठीक है। सपोज दैट अमेरिका में भी यहाँ पे 2 ग्राम होता है, तो दोनों की जो आप कह सकते हैं एक्सचेंज रेट क्या होती है इक्वल होती, यानी अगर अमेरिका के $1 में भी 2 ग्राम आता और भारत में भी 2 ग्राम आता तो दोनों की एक्सचेंज रेट क्या हो जाती, अमेरिकन $1 = इंडियन ₹1, ठीक है। बट यहाँ पे अमेरिका के डॉलर में 4 ग्राम आ रहा है और इंडिया में 2 ग्राम। तो भारत के ₹2, अगर हम अमेरिका का $1 चाहते हैं तो भारत से कितने रुपए देने होंगे, ₹2 देना होगा। फिर हमने एक बहुत ही हिस्टोरिकल एग्जाम्पल लिया, जो हिस्टोरिकल एग्जाम्पल का मतलब हो गया कि आपका जो प्रथम विश्व युद्ध था उसके ऊपर हमने ये एग्जाम्पल लिया था उस समय का, तो वो आपको बिल्कुल इस फॉर्मूले से सॉल्व करके आपको बताया, राइट। तो ये था हमारा कंसेप्ट और एक एग्जाम्पल। बात करते हैं कि हमें ये ऐसा रेट एक्सचेंज करना क्यों ज़रूरी होता है। तो देखिए पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन गोल्ड स्टैंडर्ड, स्वर्ण मान में विदेशी विनिमय का भुगतान, यानी कि गोल्ड में जब हम पेमेंट करना चाहते हैं तो कैसे कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए 2 मेथड है, फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड में देखिए जब भी किसी इंपोर्टर, यानी कि अगर मैंने किसी देश से माल मंगवाया है तो मैं क्या कहलाऊंगी, इंपोर्टर, यानी आयातकर्ता हो या कोई भी अदर पर्सन हो सकता है, अन्य व्यक्ति, उसको भुगतान करना है, पेमेंट करना है फॉरेन कंट्री को। तो विदेशी मुद्रा खरीदेगा, वो क्या करेगा, वो गवर्नमेंट से या मार्केट से फॉरेन करेंसी को परचेज करेगा और परचेज करके वो किसको पेमेंट कर देगा, एक्सपोर्टर को, या फिर कोई अदर पर्सन है तो जिसको उसे पेमेंट करना था फॉरेन करेंसी में वो कर देगा। बहुत इजी था, क्या था, इंपोर्टर था या कोई अदर पर्सन है, उसे पेमेंट करना है, किसे करना है, फॉरेन कंट्री में। तो वो फॉरेन कंट्री की जिस करेंसी में उसे पेमेंट करना है उसको खरीदेगा मार्केट से या गवर्नमेंट से, देन वो क्या करेगा, पेमेंट कर देगा एक्सपोर्टर को या जिसे उसे करना होगा। अगर इंपोर्टर है तो वो एक्सपोर्टर को पेमेंट कर देगा, और अदर पर्सन है तो वो अपने जिसको पेमेंट करना है उसको कर सकता है। इट्स अ वेरी इजी मेथड, फर्स्ट मेथड, बट वी विल डिस्कस टू सेकंड मेथड। ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, सेकंड मेथड, द्वितीय विधि कौन सी होगी कि अगर आपको फॉरेन पेमेंट करना है, विदेशी भुगतान करना है, तो आप स्वर्ण का निर्यात भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गोल्ड। तो डेटर्स यानी देनदार, तो देनदार क्या करेगा, गोल्ड को या तो मार्केट से परचेज करेगा, ध्यान रखिएगा, या तो वो बाजार से परचेज करेगा सोने को, या फिर सरकार से परचेज करेगा, गवर्नमेंट से परचेज करेगा। यानी कि अगर मुझे विदेशी भुगतान करना है तो मैं विदेशी भुगतान किसके रूप में कर सकती हूँ, गोल्ड यानी सोने के रूप में भी कर सकती हूँ। तो सोने के रूप में अगर जिसको पेमेंट जो करना चाहता है वो क्या करेगा कि उसे सोना नहीं है उसके पास, तो वो क्या करेगा, मार्केट से खरीद सकता है या फिर गवर्नमेंट से खरीद सकता है। खरीदने के बाद में वो क्रेडिटर जिसे भुगतान करना है, लेनदार,
को गोल्ड एक्सपोर्ट करेगा उसकी कंट्री में, ठीक है, और गोल्ड एक्सपोर्ट करके वो अपना पेमेंट कर देगा। बट इट्स अ वेरी कॉस्टली मेथड, ये बहुत महंगा होता है। क्यों महंगा है? ये फर्स्ट विधि से ज़्यादा महंगा है। क्यों महंगा होता है? क्योंकि ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है कि ये मेथड क्यों कॉस्टली है, तो ध्यान रखिएगा क्योंकि गोल्ड एक्सपोर्ट जो होता है, जब हम गोल्ड को निर्यात करेंगे तो उसमें बहुत से एक्सपेंसेस लगते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, परिवहन का खर्चा लग गया, उसका बीमा कराना पड़ता है, इंश्योरेंस, उसकी पैकेजिंग इतनी टफ होती है, इतनी कह सकते हैं हाई लेवल की होती है। तो ये सारे खर्चे जब हम सोने को निर्यात करेंगे पेमेंट के रूप में, तो ये सारे खर्चे हमारे लिए क्या होंगे? एक्स्ट्रा होंगे, और हमें इन खर्चों को भी करना होगा, राइट। तो देखिए, निष्कर्ष रूप में हम क्या कह सकते हैं कि आयातकर्ता स्वर्ण का निर्यात करना तभी पसंद करेगा अगर किसी को पेमेंट करना है और वो पेमेंट वो गोल्ड में करना चाहता है, यानी कि पेमेंट के लिए वो पैसा नहीं भेजकर वो क्या भेज रहा है? अपना गोल्ड यानी सोना भेज रहा है। तो देखिए, तब विनिमय बाजार में टक समता दर स्वर्ण के यातायात आदि पर किए जाने वाले व्यय से अधिक हो, यानी कि अगर आपके देश की एक्सचेंज रेट ज़्यादा आ रही है तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे नहीं, ये एक्सचेंज रेट तो बहुत ज़्यादा है, इससे अच्छा तो मैं किसका एक्सपोर्ट कर दूँ? गोल्ड का एक्सपोर्ट कर दूँ। ये कंडीशन कब करेगा वो कि वो गोल्ड का एक्सपोर्ट करे? तो वो कंडीशन कब होगी? जब आपकी यहाँ की जो मिंट पार रेट है वो आपके गोल्ड के ट्रांसपोर्ट से ज़्यादा आएगी, यानी जो एक्सपेंसेस होते हैं गोल्ड के एक्सपेंसेस, उससे ज़्यादा आने पर ही जो आयात करता इम्पोर्टर या अदर पर्सन है उसे गोल्ड का निर्यात करना ज़्यादा पसंद करेगा। देखिए, अभी हमने इसके मेथड के बारे में डिस्कस किया, अब हम बात करते हैं इसका कि ये गोल्ड एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन किस बेस पे होती है। तो देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट, तो डिटर्मिनेशन ऑफ रेट के लिए हमें कि गोल्ड के बेस पर हम निर्धारण कैसे करते हैं, उसके लिए हमें 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट पता होने चाहिए। तो देखिए, कौन से 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है? फर्स्ट इज़ अ उच्चतम स्वर्ण बिंदु, यानी कि अपर स्पेस पॉइंट, यानी देखिए उच्चतम स्वर्ण बिंदु क्या होती है? एक हाई लेवल का पॉइंट है। वो क्या बता रहे हैं कि एक्सचेंज रेट या इज इक्वल टू मैक्सिमम लिमिटेशन, जब एक्सचेंज रेट है वो अपने अधिकतम सीमा तक आ जाती हैं, इसे उसके बाद में हम लोग गोल्ड का एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। हम गोल्ड का एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसे गोल्ड एक्सपोर्ट पॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि इस बिंदु के बाद स्वर्ण बाहर भुगतान के रूप में जाने लगता है। देखिए, सिंपल है कि अगर मुझे पेमेंट करना है यूएसए को, ठीक है, और मेरा जो सिस्टम है उस समय मिंट पार के कंसेप्ट पे चल रहा है, टकसाल समता पर चल रहा है पेमेंट करने का, यानी कि यूएसए और भारत में दोनों में कौन सी है मुद्रा? स्वर्ण से या गोल्ड के स्टैंडर्ड पर निर्धारित होती हैं। तो सिंपल है कि मैं अगर मुझे यूएसए को पेमेंट करना है तो फर्स्ट प्रेफरेंस तो हम क्या करेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज रेट के बेस पर जो करेंसी होता है उसका पेमेंट ही हम करना पसंद करेंगे। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है कि आपकी एक्सचेंज रेट मिंट पार एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ठीक है, तो उस कंडीशन में आप कहेंगे कि नहीं, इससे अच्छा तो हम क्या करें? गोल्ड का एक्सपोर्ट कर दे। तो आप किस सीमा तक क्या करते हैं? एक्सचेंज रेट यानी पेमेंट करना पसंद करेंगे इस सीमा तक, यानी अपर जो आपका पॉइंट है उसके बेस पर, उच्चतम स्वर्ण बिंदु, मतलब इस पॉइंट तक आप क्या करेंगे? आप पेमेंट करना पसंद करेंगे अपनी एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग। लेकिन जब ये पॉइंट आ जाता है आपका, तो इस पॉइंट के बाद आप क्या करेंगे? गोल्ड का एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए, यूएसपी का मतलब फुल फॉर्म वही उच्चतम स्वर्ण बिंदु आपका, ठीक है, इज इक्वल टू मिंट पार रेट, यानी जो आपकी रेट आएगी उसमें हम क्या जोड़ देंगे? गोल्ड ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडिचर। गोल्ड ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडिचर, ये रेट कैसे डिटरमाइंड होती है? इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जो भी मिंट पार रेट है उसमें हम क्या जोड़ देंगे? जो भी स्वर्ण निर्यात या स्वर्ण परिवहन के खर्चे होते हैं उसको जोड़ देते हैं। बात करते हैं सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट की। अभी हमने उच्चतम बिंदु की बात की, अब हम बात करते हैं निम्नतम यानी कि लोअर पॉइंट की, निम्नतम स्वर्ण बिंदु। मिंट एक्सचेंज रेट यहाँ पे हमने किया था, क्या था फॉर्मूला? एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू मैक्सिमम लिमिटेशन, विनिमय दर बराबर अधिकतम सीमा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू मिनिमम, वहाँ पे मैक्सिमम था और यहाँ क्या हो जाएगा? मिनिमम लिमिटेशन, यानी कि विनिमय बराबर न्यूनतम सीमाएं।
इसे गोल्ड इंपोर्ट पॉइंट भी कहते हैं। उसे क्या कहते थे? गोल्ड एक्सपोर्ट पॉइंट। ये 2 मार्क्स का आता है कि उच्चतम स्वर्ण बिंदु को और किस नाम से जानते हैं? तो स्वर्ण निर्यात बिंदु यानी गोल्ड एक्सपोर्ट पॉइंट के नाम से जानते हैं। और हम यहाँ पे लोअर जो होगा उसको किस नाम से जानेंगे? गोल्ड इंपोर्ट पॉइंट यानी स्वर्ण आयात बिंदु, क्योंकि इस बिंदु के बाद गोल्ड देश में आने लगता है। यानी कि ये क्या बता रहा है? लोअर पॉइंट। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जैसे हमने ऊपर फॉर्मूला किया था, तो यहाँ फॉर्मूला क्या होगा? LSP यानी लोअर स्पेस पॉइंट इज इक्वल टू मिंट पार रेट माइनस गोल्ड ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडिचर। आपको याद रखना है कि अपर वैल्यू निकालेंगे तब तो प्लस करेंगे, और जब हम लोअर वैल्यू निकालेंगे तब क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या याद रखना आपको? उच्चतम स्वर्ण बिंदु में इसे और किस नाम से जानते हैं? गोल्ड एक्सपोर्ट पॉइंट, राइट। और ये एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके बाद वो देश एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देता है। ये आपने याद रखा। उसके साथ में गोल्ड जो आपके परिवहन का खर्चा होगा, स्वर्ण परिवहन वह वो ऐड होगा किसमें? जब अपर निकालेंगे। लोअर निकालेंगे तब वो क्या होगा? लेस होगा। ठीक है, ये क्लियर है। और आपका जो गोल्ड इंपोर्ट पॉइंट है वो किसे कहा जाता है? लोअर स्पेस पॉइंट को कहा जाएगा। क्लियर है आपको? और ये मिनिमम सीमा बताता है, उसके बाद में इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसे हमें पता होना जरूरी है। तो अभी आपको थोड़ा सा डाउट होगा, इसीलिए हम एक एग्जाम्पल से इन सभी चीज़ को और विद डायग्राम से इसे सॉल्व करके बता देते हैं। तो देखिए, हमने एक एग्जाम्पल लिया है। अभी हमने ये पूरा हिस्टोरिकल वाला एग्जाम्पल लिया है क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और आप कह सकते हैं कि ये एग्जाम्पल ज़्यादा अच्छे से आप कर भी पाएंगे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। तो देखिए, हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया है कि एक पॉन्ड का, हमने वही अभी हमने जो रिसेंटली डिस्कस किया था कि एक पॉन्ड में जो एक्सचेंज रेट थी उसमें कितना डॉलर था? 4.8665 डॉलर था। जो अभी हमने रिसेंट में ये जो एग्जाम्पल लिया था उसी को ही हम लेके आगे कर रहे हैं कि एक पॉन्ड की विनिमय दर कितनी है? 4.8665 डॉलर है। और उसके लिए जो आपका ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडिचर है वो है 0.3 सेंट। सेंट का मतलब कि हमारे यहाँ पे जो छोटी करेंसी कॉइन चलते हैं तो अमेरिका में और वहाँ जो चलने वाला है वो सेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं कि अपर गोल्ड पॉइंट। अब ये तो मेरी एक्सचेंज रेट थी। अपर पॉइंट में हम क्या कर रहे थे? जो एक्सपेंडिचर थे उनको प्लस कर रहे थे। फॉर्मूला क्या था? कि मिंट पार रेट प्लस जो आपका गोल्ड एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर। तो मिंट पार रेट कितनी है डॉलर की? 4.8665 डॉलर है, और उसमें हमने एक्सपेंडिचर को जोड़ दिया। जब हमने एक्सपोर्ट के एक्सपेंडिचर को जोड़ा तो ये जो रेट आई, ध्यान रखिएगा सेम नहीं माने इसे, यहाँ पे 9 है, राइट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 4.8965। ठीक है, तो 4.8965 ये जब आप ऐड करेंगे तो ये बन जाएंगी अपर गोल्ड पॉइंट। ठीक है, और लोअर गोल्ड पॉइंट कैसे बनेगा? जब हम इसी एक्सचेंज रेट, ये जो एक्सचेंज रेट है उसमें जब हम एक्सपेंडिचर को लेस कर देंगे 0.3 को, तब वो क्या बन जाएगी? हमारी लोअर पॉइंट। ध्यान रखिएगा, जो एक्सचेंज रेट थी वहाँ पे यहाँ पे 6 है, जब हम इसे ऐड कर देंगे एक्सपेंडिचर को तो ये 9 बन जाएगा। आपको याद रखना है, ऐसे नहीं कि आप किसी और को अमाउंट को लिखें एग्जाम्पल में, और लेस करने के बाद में 4.8365। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगा? लोअर पॉइंट को बताएगा। तो 3 वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। ये आपकी ओरिजिनल एक्सचेंज रेट थी, फिर आपने एक्सपेंडिचर को जोड़ा, देन कम्स टू अपर पॉइंट आ गया आपका, और जब आपने माइनस किया एक्सपेंडिचर को एक्सचेंज रेट से तब आपका ये लोअर पॉइंट आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। हमने क्या एग्जाम्पल देखा है कि अमेरिका ब्रिटेन से आयात ज़्यादा कर रहा है। अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका ब्रिटेन से कहता है कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा इंपोर्ट चाहिए कमोडिटीज़ का, आप मुझे अपने देश से माल भेजो। तो माल वो जब ब्रिटेन से रवाना होगा तो अमेरिका के लिए क्या बन जाएगा? आयात, क्योंकि उसके देश में आ रहा है। तो क्या एग्जाम्पल है कि अमेरिका ब्रिटेन से आयात अधिक करता है पर निर्यात कम करता है। जो अमेरिका है, USA, वो क्या कर रहा है? बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं कमोडिटीज़ का, अपने देश में मंगा रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन वो एक्सपोर्ट ब्रिटेन को कम कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, किसे पेमेंट करना होगा? अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका ज़्यादा माल मंगा रहा है और कम भेज रहा है, तो अमेरिका को पेमेंट करना पड़ेगा ब्रिटेन को, और ब्रिटेन की करेंसी क्या है? पॉन्ड।
तो उसे पौंड की आप कह सकते हैं कि आयात ज़्यादा से, ये प्लस का मतलब क्या हो गया, अधिक, इंक्रीज, आयात ज़्यादा से अमेरिका को भुगतान के लिए पौंड की आवश्यकता होगी। सिंपल है कि अमेरिका को अब क्या चाहिएगा, पौंड चाहिएगा, क्योंकि ब्रिटेन किस में लेना चाहता है पेमेंट, पौंड में, अपनी ही करेंसी में। देन पौंड क्या हो जाएगा, डिमांड इंक्रीज। डिमांड क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि अमेरिका को पेमेंट करना है। तो जब पौंड का हम कह सकते हैं डिमांड इंक्रीज होगी तो उसकी प्राइस भी क्या होती है, इंक्रीज। देन एक्सचेंज रेट इज ऑल्सो इंक्रीज, तो आपकी विनिमय दर भी क्या हो जाएगी, हाई लेवल की हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस कंसेप्ट में क्या याद करना है कि अमेरिका को पेमेंट ज़्यादा करना है, किसे, ब्रिटेन को, और ब्रिटेन को करने के लिए उसे पौंड की आवश्यकता होगी, क्योंकि पौंड करेंसी है ब्रिटेन की। ठीक है, और तो ब्रिटेन की जो करेंसी है पौंड, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो डिमांड बढ़ने पर क्या होगी, प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा और उससे एक्सचेंज रेट भी इंक्रीज हो जाएगी। बात करते हैं कि पहले एक पौंड कितना था, अभी हमने बात की थी कि एक पौंड पहले कितना आ रहा था, $4.8665 में हमको मिल रहा था, यानी कि हमने एग्जांपल लिया था एक पौंड की विनिमय दर कितनी थी, $4.8665 थी। तो एक पौंड कितने में मिल रहा था हमको, 4.8665 में, डॉलर में। लेकिन अब जब डिमांड बढ़ गई है तो क्या ये जो ब्रिटेन है उसका एक पौंड इतने में आ जाएगा क्या, या फिर हमें ज़्यादा पेमेंट करना होगा, तो ज़्यादा पेमेंट करना होगा। क्यों, क्योंकि ये तो पहले की बात है जब डिमांड नहीं बढ़ी थी, पहले से जो स्मूथली बिजनेस थे वो चल रहे थे, लेकिन अब अमेरिका ने बहुत ज़्यादा इंपोर्ट किया और पौंड की डिमांड बढ़ गई। तो पौंड की डिमांड बढ़ने से यहाँ पे क्या होगा कि अब जो डॉलर जो एक पौंड के लिए अमेरिका $4.8665 दे रहा था, अब वो एक पौंड के लिए ज़्यादा पेमेंट करेगा। क्यों, क्योंकि इसका मैंने आपको बता दिया, पौंड की डिमांड बढ़ गई है। अमेरिका ज़्यादा भुगतान करेगा, अर्थात कितने अधिक डॉलर देगा, तो ये डिपेंड करता है एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर पर डिपेंड करता है, यानी वो कितने ज़्यादा डॉलर देगा। ठीक है, तो ये देखिए अमेरिका यूएसपी यानी कि कितना ज़्यादा पेमेंट करेगा कि वो अपर वैल्यू तक ही पेमेंट करेगा, यानी जो अमेरिका है वो अपने डॉलर कितना वहाँ पे ब्रिटेन में भेजेगा, तो कितना भेजेगा, 4.8965, यहाँ तक ही वो क्या करेगा, डॉलर को भुगतान के लिए यूज़ करेगा, पेमेंट के लिए तैयार रहेगा। इस पॉइंट के बाद, क्योंकि ये कौन सी थी, 9 वाला, यह हमारा अपर पॉइंट था जिसमें हमने एक्सपेंडिचर को जोड़ दिया था। ठीक है, तो अपर पॉइंट तक ही वो डॉलर का पेमेंट करेगा और उसके बाद अमेरिका डॉलर में पेमेंट नहीं करके अपने देश से अमेरिका क्या करेगा, पेमेंट के लिए सोने को, स्वर्ण का एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। यानी कि वो कहेगा कि अब मैं डॉलर को नहीं दूंगा और उसके बदले में मैं पेमेंट के रूप में क्या दूंगा, गोल्ड को, यानी गोल्ड का वो निर्यात करेगा। तो अमेरिका के लिए स्वर्ण निर्यात बिंदु है, तो ब्रिटेन के लिए क्या बन जाएगा, आयात बिंदु। यानी कि अमेरिका के लिए तो अमेरिका से तो ये गोल्ड जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, और जो ब्रिटेन है वहाँ पे ये गोल्ड क्या होगा, वो इम्पोर्ट हो रहा है। तो आपको ये क्लियर समझ में आया होगा कि ये क्या है, अपर और लोअर पॉइंट। इसको हम समझने के लिए एक डायग्राम से हम और ज़्यादा क्लियर समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है, उसमें क्या है, यहाँ मैंने OX पे क्वांटिटी ऑफ एक्सचेंज दिखाया, ठीक है, विनिमय की मात्रा, और यहाँ पर मैंने एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन किया। आप सभी जानते हैं ये मेरा डिमांड कर्व है और ये सप्लाई है, और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट होते हैं यानी एक दूसरे को काटते हैं वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। तो सिंपल बात है कि जो कह सकते हैं कि हमारी जो $1 था, तो वो 1 पौंड यानी कि 1 पौंड पहले कितनी एक्सचेंज रेट थी, 4.866, तो ये चल रहा था जब डिमांड एंड सप्लाई क्या हो रही थी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी ई पॉइंट पे। तो देखिए मैंने यहाँ पे रेट का डिटरमाइन किया, ये डिमांड और सप्लाई यहाँ पे मिल रही है, ये 4.8665, ये पहले $1 मिल रहा था, जो कि हमने डिस्कस किया था इस एग्जाम्पल में कि 1 पौंड की विनिमय दर इतनी थी। अब किसी कारण से क्या कह सकते हैं कि ब्रिटेन में पौंड की जो है कह सकते हैं पौंड की डिमांड बढ़ गई, तो पौंड की डिमांड बढ़ने पर क्या करेगा अमेरिका, पेमेंट करना, उसे ज़्यादा डॉलर पेमेंट करने पड़ेंगे। तो कहाँ तक वो पेमेंट करेगा, अपने डॉलर को कहाँ तक वो पेमेंट के रूप में यूज़ करेगा, तो वो होता है हमारा अपर पॉइंट।
ये क्या है, इसे कहते हैं गोल्ड एक्सपोर्ट पॉइंट, यानी कि अमेरिका अपने पेमेंट के लिए डॉलर, क्योंकि पॉन्ड की डिमांड बढ़ गई है तो डिमांड बढ़ने पर अमेरिका को ज़्यादा डॉलर देना होगा, तो वो कितना ज़्यादा देगा, वो देगा 4.8965 तक वो क्या करेगा, अपना पेमेंट करेगा। ये 4.8965 क्या आया जब हम इसे एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट को जोड़ देते हैं। आपको पता होगा कि अपर वैल्यू में ट्रांसपोर्ट का जुड़ जाता है आपका एक्सपेंसेस, और जबकि लोअर पॉइंट में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो देखिए ये तो क्लियर हुआ कि डिमांड सप्लाई जहाँ इंटरसेक्ट होती है वो हमारी एक्सचेंज रेट थी $1 के 1 पॉन्ड के बराबर। और अपर पॉइंट ये हमने बनाया है यहाँ पे, गोल्ड एक्सपोर्ट पॉइंट कैसे कहते हैं इसे कहते हैं निर्यात स्वर्ण बिंदु। क्या कहते हैं, निर्यात स्वर्ण बिंदु। और निर्यात स्वर्ण बिंदु कितना है, 4.8965। ये कहाँ से आया कि इस रेट में जब हमने एक्सपोर्ट के एक्सपेंसेस को जोड़ दिया तो ये हमारी आई। और यहाँ ये पॉइंट ये बताता है कि अमेरिका का गोल्ड इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट से भी अगर डिमांड ज़्यादा होती है तब अमेरिका गोल्ड एक्सपोर्ट करेगी अपने पेमेंट के रूप में, ठीक है। इस रेट तक तो वो डॉलर देती रहेगी, लेकिन उसके बाद में वो अपने देश से सोने को भेजना स्टार्ट कर देती हैं, कहाँ पे, ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन के लिए इम्पोर्ट हो गया, सिंपल है, ठीक है। और ये लोअर पॉइंट क्या बताता है, ध्यान रखिएगा, ये हमारे अमेरिका के लिए अनफेवरेबल टू अमेरिका। क्योंकि अमेरिका के लिए अनफेवरेबल क्यों है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा एक तो डॉलर का पेमेंट करना है और इस पॉइंट अपर पॉइंट के बाद में उसे गोल्ड को एक्सपोर्ट करना है। तो वो गोल्ड को एक्सपोर्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने अपने देश में बहुत ज़्यादा इंपोर्ट किया। तो ध्यान रखिए कि कोई भी देश जब बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है तो उसके बदले में उसे क्या देना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है। तो आपका BOP क्या होता है, डेफिसिट हो जाता है, राइट। और उसी के बाद में लोअर पॉइंट समझते हैं। तो लोअर पॉइंट क्या कहता है कि जब आपके देश में बहुत ज़्यादा गोल्ड आने लगता है, अब ब्रिटेन के पास तो गोल्ड ही सोना आने लग गया, तो सोना आने के कारण उसका जो पॉन्ड है वो तो क्या हो गया, वो बढ़ता जाएगा। यानी कि सोने की मात्रा जब ब्रिटेन में बढ़ने लगती है तो उसके कारण क्या होगा, उसके कारण ये होगा कि वहाँ जो है करेंसी है पॉन्ड ब्रिटेन की, वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि अब उस पॉन्ड की डिमांड नहीं रहेगी, क्योंकि उसके बदले में तो सोना आ रहा है। तो जब किसी देश में सोने का बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होने लग जाता है, यानी कि ब्रिटेन, तो वहाँ की जो करेंसी पॉन्ड है वो भी इंक्रीज़ होगी, और पॉन्ड इंक्रीज़ होने पर कीमत भी बढ़ जाती है, ये भी हमने देखा। लेकिन अब ब्रिटेन क्या करेगा, एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा इतना। अब ब्रिटेन इतना एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी प्राइस बढ़ गई, तो वो दूसरे देशों में जहाँ भी एक्सपोर्ट करना चाहता था वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। और एक्सपोर्ट नहीं करने के कारण हम कह सकते हैं कि उसकी मुद्रा की मांग है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, और धीरे धीरे कम होने पर वो इस पॉइंट पे आ जाती है। देखिए इसे हमने बिल्कुल यहाँ लिखा है कि ये जो गोल्ड इंपोर्ट पॉइंट है, ये जो नीचे का जो लोअर पॉइंट है वो किसे डिनोट कर रहा है, गोल्ड इंपोर्ट पॉइंट, क्योंकि देखिए गोल्ड कहाँ गया, ब्रिटेन में, ठीक है। तो ये तो हमारा क्लियर हुआ। इसे हमने यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे अब ब्रिटेन क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है गोल्ड का, क्योंकि ब्रिटेन का पॉन्ड कोई खरीद नहीं रहा है, उसके बदले में अमेरिका ने तो गोल्ड दे दिया, गोल्ड में पेमेंट कर दिया, तो इसका जो करेंसी था पॉन्ड वो डाउन हो गया। तो डाउन होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ कह सकते हैं कि इसका जो करेंसी की जो सप्लाई है वो ब्रिटेन की बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई, क्योंकि अमेरिका पेमेंट के लिए क्या कर रहा है, अमेरिका पेमेंट के लिए गोल्ड का यूज़ कर रहा है, जिससे पॉन्ड की जो आप कह सकते हैं जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जब सप्लाई बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है कि वहाँ की जो कह सकते हैं पूर्ति में वृद्धि होने के कारण जो उसकी कीमत होगी उसमें भी वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। और एक्सपोर्ट नहीं कह सकते हैं, एक्सपोर्ट है वो भी इतने बढ़ नहीं पाएंगे, एक्सपोर्ट नीचे डाउन हो जाएंगे, मुद्रा की मांग कम हो जाएगी, और इससे विनिमय दर वापस संतुलन की स्थिति में आ जाएगा। यानी इन द कंट्री वेयर गोल्ड कम्स, जिस देश में सोना आता है, देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस ड्यू टू इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ करेंसी। सप्लाई ऑफ करेंसी जब बढ़ेगी तो सिंपल है प्राइस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि देखिए सबके पास में करेंसी होगी तो हर कोई क्या करेगा, डिमांड करेगा, डिमांड करने पर क्या होगा, प्राइजेस इंक्रीजेस हो जाएगी, ड्यू टू विच द एक्सपोर्ट फॉल एंड द डिमांड फॉर द करेंसी ऑफ कंट्री डिक्रीज।
यानी इससे एक्सपोर्ट नीचे की तरफ आ जाएंगे। जब प्राइस बढ़ेंगे तो सिंपल है, कोई एक्सपोर्ट जो करना चाहता था जिस कंट्री में वो नहीं हो पाएंगे, और जो करेंसी की डिमांड है जो अदर कंट्री को पेमेंट के लिए चाहिए थी, बॉन्ड चाहिए थे, अब वो भी नहीं करेंगे, तो एक्सचेंज रेट रिटर्न टू इक्विलिब्रियम, तो वापस अपने ई पॉइंट पे आ जाती है। ओवरऑल आपको इस डायग्राम में सिर्फ याद रखना है, एक आपका एक्सचेंज रेट का मिड पॉइंट है, दैट्स कॉल्ड टू, जहाँ डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट होती है, ई एक अपर वैल्यू है और एक लोअर वैल्यू है। अपर वैल्यू तक वो क्या करेगा, अमेरिका डॉलर में पेमेंट करेगा, और इस पॉइंट के बाद ऊपर की तरफ और डिमांड बढ़ने पर वो सिर्फ गोल्ड से पेमेंट करना पसंद करेगा, क्योंकि अब उसके लिए गोल्ड भेजना ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अब तो देखिए इसमें रेट, ये एक्सपेंसेस भी जोड़ दिया, अब एक्सपेंसेस जोड़ने के बाद में अब इससे ऊपर भी आपका अगर आपको पेमेंट करना है तो वो क्या सोचेगा कि अब मेरे लिए सोना भेजना ज़्यादा सस्ता है, तो वो इस पॉइंट के बाद सोने का निर्यात करता है अमेरिका। और ये लोअर पॉइंट बताता है ब्रिटेन के एक्सपोर्ट का गोल्ड का, यानी अब ब्रिटेन क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है गोल्ड का, और अमेरिका क्या करेगा, इंपोर्ट करेगा गोल्ड का। तो ये जो बैलेंस चलता है ये ऑटोमेटिकली वापस, मैंने आपको इस पॉइंट में बताया भी था कि अपने इक्विलिब्रियम यानी ई पॉइंट पे आ जाता है। तो ये जो थ्योरी थी ये डिपेंड करती है हमारी मिंट पार थ्योरी पूरा गोल्ड स्टैंडर्ड पे, ठीक है। इसके देखिए बहुत से मेरिट्स और डीमेरिट्स भी होते हैं। मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हो गई, मेरिट्स तो ये देखिए, मेरिट्स तो ये है कि बहुत इजी है, सिर्फ सोने के प्रमाप पे ही हम करेंसी का निर्धारण कर लेते हैं, ठीक है। और दोनों देशों में अगर स्वर्ण है तो वो गोल्ड अगर चल रहा है, हम गोल्ड से मेजरमेंट कर रहे हैं, तो वो उन दोनों देशों के लिए बहुत अच्छे डेवलपमेंट की बात होती है। लेकिन इसके डीमेरिट्स क्या है कि ये बहुत कॉस्टली मेथड है। क्यों, दोनों करेंसी, दोनों देशों की अगर कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है तो उनकी दोनों करेंसी में क्या होना चाहिए, गोल्ड से मेजरमेंट होना जरूरी है। और कोई भी देश अगर स्वर्ण नहीं है, गोल्ड नहीं है, तो वो डेवलपमेंट भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। और बिल्कुल आज के टाइम में ये मेथड है वो नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है, क्योंकि किसी भी देश के पास में इतनी गोल्ड करेंसी या इतने गोल्ड कॉइन नहीं है। तो प्रेजेंट टाइम में इसको रिप्लेस करके पेपर करेंसी ने या पत्र मुद्रा ने ले लिया है। तो ये आज हमने थ्योरी डिस्कस की थी, वो थी मिंट पार थ्योरी, टकसंता सिद्धांत। और नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो रहेगा परचेजिंग पावर थ्योरी के बारे में। ओके, थैंक यू।